तो कैसे हो दोस्तों। मैं आप लोगों की सीडीएस प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए यार आप लोगों के लिए ना एक नई सीरीज लाया हूँ। वो है पीवाईक्यू सीरीज। अब इस सीरीज में ना हम सारे पीवाईक्यू जो सीडीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पिछले 5 साल के तो करेंगे ही, बट आगे देखेंगे अगर टाइम अलाउ करता है तो हम और भी करेंगे। बट पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 3 ईयर्स, उसके बाद 5 ईयर्स, उसके बाद आगे के। तो अभी तो हम टारगेट लेके चलते हैं 5 साल के सारे पीवाईक्यू हम इस सीरीज में करेंगे। और उन पीवाईक्यूज के अराउंड जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हम इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आने वाले एग्जाम्स में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी टॉपिक की वो भी हम देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा तो इसका मतलब ये सीरीज आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इसे रिवीजन के लिए यूज़ करें, चाहे कुछ टॉपिक्स जो आपके रह रहे हैं और आप क्वेश्चंस के थ्रू करना चाहते हैं उनके लिए यूज़ करें। तो ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं आज। तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सीडीएस एग्जाम के लिए वो है साइंस में बायोलॉजी। तो उससे हमने स्टार्ट करा है। तो आज देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम रिवर्स में चलेंगे, 2025 से ही रिवर्स में चलेंगे, 24 23 ऐसे करते हुए। ठीक है यार, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली। अब यार ये पहली बात तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में भी कि साइंस जो सीडीएस में आती है वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल होती है। इजी और वेरी इजी कैटेगरी में ही आती है। प्रिडिक्टेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि ना वो साइंस की बुक से ही आती है। आपकी क्लास 9th और 10th से 90%। अब जब 9 10 से आपकी 90% आ रही है तो फिर इसका मतलब आपके 15 से 20 क्वेश्चन पक्के ही हैं। तो ये भी आपकी क्लास 10th में से पूछा गया है, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से। ये भी मैं आपको बता दूं, उसमें क्लियरली मैंशन है ये डिवाइस। इसका आंसर है ए। अब इसका स्पेलिंग तो स्पेल कैसे करते हैं मेरे को भी ना ज़्यादा पता नहीं है। मैनोमीटर कुछ ऐसा कुछ है, तो देख लेना यार। ये आपका सिंपल सा है, इसकी मैंने एक डायग्राम भी देखा है, ये देखो। तो नहीं पता आपको, नहीं ध्यान, अगर आपको नहीं ध्यान तो आप डॉक्टर वगैरह के पास जाते हो तो डॉक्टर साहब का चेक करते हैं ना ब्लड प्रेशर। तो ये आपका होता है सिंपल सा डिवाइस, जो वेरी इजी क्वेश्चन है। अब यार इसके ऊपर ब्लड प्रेशर का ये डिवाइस है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर के ऊपर मैं आगे क्वेश्चन ही है, उसके ऊपर हार्ट वगैरह का मैं सारा समझाऊंगा। अभी के लिए इतना बहुत पता होना जरूरी है कि ये डिवाइस ऐसा कुछ दिखता है। वेरी गुड भाई दोस्तों, आगे चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई डस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो यार देखो, ये जो क्वेश्चन को मैं कैटेगराइज भी अगर करूं तो ये इजी कैटेगरी में आ जाता है। मैं कैटेगराइज ऐसे करूंगा, वेरी इजी, इजी, मीडियम और थोड़ा टफ। तो ये आ जाता है इजी कैटेगरी में, मतलब रिपीटेड थीम में से है, बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है इस थीम की। तो ये आप लोगों को हमेशा से आना चाहिए। अब सेल और उसकी ऑर्गेनेली वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएस एग्जाम के लिए। ये सेल की एक ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। हमारा सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, और सेल को चलाने के लिए कुछ और भी चीजें होती है। न्यूक्लियस ही नहीं चलाता पूरा सेल को, ऑर्गेनेलीज होती है छोटी छोटी, है ना। तो उन्हीं ऑर्गेनेली में से एक है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस ईआर का काम क्या होता है बेसिकली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन आया हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, हम दोनों के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है। ये जो बाहर वाला पार्ट है ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिख रहा है ना इसके ऊपर डॉट 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 कुछ स्ट्रक्चर है। ये इसको थोड़ा रफ बना रहे हैं। क्यों है ये रफ, क्यों दिखता है, वही क्वेश्चन भी है। क्योंकि इसके ऊपर ना राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं या फिर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम्स वो इस पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठे पड़े हैं कि भाई हम तो यहीं बैठेंगे, और इसको थोड़ा रफ बना दिया है और जिससे हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो इसीलिए रफ होता है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं। तो पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, इजी। और क्या है, सेकंड पार्ट है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये स्मूथ पार्ट है ना, स्मूथ है। इसके कंपैरेटिव तो स्मूथ ही लग रहा है, ये तो भाई बिल्कुल रफ ही है। दाढ़ी बनाते हैं ना जब शेव करते हो, ऐसे चीज वगैरह गए हो गए आप में से अगर कुछ, तो थोड़ा रफ हो जाता है, क्रीम लगानी पड़ती है, ऐसा ही कुछ रफ
ये भाई बेचारा चिकना है, इसने अभी शेव करी है, या फिर इसके बाल ही नहीं आते, तो ऐसा कुछ है, रफ बिल्कुल ही स्मूथ है। अब इनका काम क्या होता है अलग अलग, ये देख लेते हैं एक बार। मैं नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो रफ का तो मैंने बता दिया, इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, है ना, और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बना दिया, फिर यही करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग बोल लो, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, यही करते हैं राइबोसोम्स। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ बच्चों को नहीं कम अंदाजा है, रफ का तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान भी रहता है, स्मूथ का भी होना चाहिए कि यार ये क्या करता है, फैट्स एंड लिपिड्स बनाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक सेल के लिए। और इन्हीं फैट और लिपिड से ना कोई भी सेल ऑर्गेनेली की क्या बनती है, मेम्ब्रेन। इन्हीं फैट और लिपिड से सेल ऑर्गेनेली या फिर सेल की भी, खुद सेल की भी मेम्ब्रेन बनती है, और इस मेम्ब्रेन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कि भाई फैट लिपिड्स बनाता है, उससे मेम्ब्रेन्स बनती है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज की, किस ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन होती है, किसी की नहीं होती, और डबल मेम्ब्रेन होती है, ट्रिपल होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ये भी ध्यान रखना है। अरे यार ये माइक कैसे लगा दिया है, लग गया है यार, बड़ा परेशान कर रहा है भाई, एक मिनट रुको। यार ऑनलाइन पढ़ाना नया नया स्टार्ट करा है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी आएंगी। तो फैट्स, लिपिड्स, और क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे जुड़ी हुई एक और बात आनी चाहिए आपको, कि ना लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब थोड़ा पता होना चाहिए कि लिवर हमारा डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और वो भी डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही होती है लिवर के अंदर। तो हमारा ये लिवर के अंदर डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, ये इसका एक और रोल है, ये इसका एक और रोल है। तो ये सारे रोल पता होने चाहिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी, ठीक है। तो इतना पता है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो बहुत ही बढ़िया है। एक बात और पता कर लो कि यार एक ऑर्गेनेली होती है लाइजोसोम्स। चलो लाइजोसोम्स के बारे में आगे ना क्वेश्चन है, तभी बताऊंगा, अभी इतना बहुत है, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन्ड है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो देख लिया, बट बेसिकली और क्या काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एज अ कंबाइंड यूनिट, उसका काम होता है नेटवर्किंग का, लाइक अ नेटवर्क सिस्टम। वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करके आगे भेज देता है, एक और ऑर्गेनेली होती है गोल्जी एपरेटस, और गोल्जी एपरेटस पैक वगैरह करके फिर पूरे सेल पे भेजता है। तो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में भी एक पार्ट होता है, तो इट इज़ अ नेटवर्क सिस्टम। और जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो खुद में एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स है, चीट्स नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ चीट, तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो दिख रही हैं आपको ट्यूब्स एंड शीट्स, ये देखो ऐसे गोल 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 ट्यूब्स एंड शीट्स टाइप्स बना रही हैं, तो इन्हीं की बात कर रहा है। अब क्या है, ये ना आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दे सकता है, कोई मान लो ये 3 नई चीज दे दें जो बच्चों ने कम सुनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो कंफ्यूजन हो सकती है। सिमिलर स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलता है। चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट, ये मैंने बोला है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर ये रोल करता है, इट हैज अ रोल टू प्ले इन ट्रांसपोर्ट। सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, अरे क्या भाई क्या हो, सरफेस बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जैसे हमने देखा था मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखने जरूरी हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। अब देखो यार, हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चंस बड़े पॉपुलर हैं, हमें पता भी होने चाहिए। तो देखते हैं प्लांट हार्मोन वगैरह, मैंने आगे देख रखा तो है कुछ। देखो प्लांट हार्मोन हमारे इस तरीके के होते हैं कुछ, यार ये नहीं मैंने और डिटेल्ड, ठीक है चलो कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लांट हार्मोन ये होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। दो तरह के हार्मोन कह सकते हो, एक जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं और कुछ हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। तो हमारा पहला हार्मोन है ऑक्सिन। अब ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन हेल्प्स इन मेकिंग द प्लांट लॉन्गर, लेंथ बढ़ाता है। ऑक्सिन का काम है भाई लेंथ बढ़ाता है, सीधी सी बात। फिर दूसरा है गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या करता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या सर, मतलब एक बार प्लांट लंबा हो गया उसके बाद उसको लाइक और स्ट्रांग बनाने में, उसकी वृद्ध बढ़ाने में। तो ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, स्टेम में देखोगे आप, स्टेम ग्रोथ के अंदर। स्टेम पेड़ का तगड़ा होना चाहिए ना, बेस तगड़ा होना चाहिए, तभी पेड़ अच्छा खासा फलेगा फूलेगा। तो एक तरह से ये भी बोल सकते हैं आप सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं इसे, कि एक प्लांट बड़ा होने के बाद जो रोल में आ रहा है वो आ रहा है गिबरेलिन, प्लांट को अब वृद्धि देने में। तीसरा एक तरह का होता है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन का काम क्या होता है, सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन। मतलब जहां पे रैपिड सेल डिवीजन की जरूरत है, कहां पे जरूरत है, जैसे आपके फ्रूट्स और आपकी सीड्स। फ्रूट बड़ा होने में वहां पे रैपिड सेल डिवीजन की जरूरत है और सीड्स में भी, तो वहां पे ये आपका पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, ऑब्वियसली ध्यान रखना ये सारी चीजें। फिर आपके ग्रोथ रोकने वाले, अब जो आपका एब्सिसिक एसिड है, देखो सबसे पहले तो इथाइलिन के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए कि ओनली एसिड विच इज इन गैशियस फॉर्म के अंदर होता है इथाइलिन, और ग्रोथ को रोकता है। एब्सिसिक एसिड भी ग्रोथ को रोकता है। किस फॉर्म में रोकता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से लीव्स आर विल्टेड, तो इट विल्ट द लीव्स। विल्ट मतलब लीव्स का टूट के गिर जाना। जो भी लीफ को कभी कभी क्या होता है, आप देखते हो लीफ टूट के गिर जाते हैं, उसके और भी रीजंस हो सकते हैं, उसमें वेस्ट भर गया, या फिर ग्रोथ को रोकने के लिए भी एब्सिसिक एसिड लीफ को तोड़ के नीचे फेंक देता है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, इथाइलिन गैस में है, और ये चीज़, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अब मैं बार बार इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, सब इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, ठीक है ना। PYQS से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब अगर हार्मोन्स की बात ही हुई है तो मैंने सोचा आप लोगों को ह्यूमन हार्मोन सिस्टम के बारे में भी थोड़ा बता दिया जाए, है ना। अब हमारे ह्यूमन हार्मोनल सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहला तो एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद अब देखो यहाँ पर ये सारे आपके हार्मोनल ग्लैंड्स हैं जहाँ से आपके हार्मोन रिलीज होते हैं। अब कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, इसके ऊपर मैंने एक चार्ट भी, ये है चार्ट आपका, और उसको देखते हैं। सबसे पहले है इंसुलिन। इसकी थिकनेस कम कर दो, इसके अंदर गिबरेलिन ज़्यादा हो रहा है, थिक हो रहा है ना। तो 4 पे ठीक है भाई, 3 तो काम ना बिगड़ जाए मेरा, बिगड़ जाए भाई। हाँ, इंसुलिन। तो सबसे पहला हार्मोन इंसुलिन को रिलीज कौन करता है, पेनक्रियाज। और इंसुलिन का काम क्या होता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करना, है ना, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स, प्रमोटिंग ग्लूकोज लेवल बाय, जो भी है इतना कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखो, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन रिलीज होता है। अब देखो रिलीज कौन करता है, पेनक्रियाज। तो देखो कहाँ पे होते हैं आपके पेनक्रियाज, ये रहे आपके पेनक्रियाज, ठीक है जी, यहाँ पे है पेनक्रियाज। हम आगे अगर देखेंगे, वैसे तो मैंने पूरी बायो की आपकी सीरीज डाली हुई है CDS के लिए और अदर डिफेंस एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम के लिए, उन्हें आप देख सकते हो। मैं इस वीडियो के अंदर आपके आई बटन में जाके देख लेना। तो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह में मैंने सब बताया, पेनक्रियाज वगैरह क्या होता है। तो पेनक्रियाज यहाँ पे मिलता है हमारा। नेक्स्ट इज एड्रेलिन। एड्रेलिन हमारा जो हार्मोन होता है, एड्रेलिन ग्लैंड रिलीज करती है, इसी को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, है ना। जब कुत्ता पीछे पड़ जाता था बचपन में, और या फिर अभी भी पड़ जाता होगा भाई, तो फिर क्या होता है कि इतनी तेज भागते हैं, कभी भागे ही नहीं होंगे,
तो वो क्या होता है, आपका एड्रेनलिन रश होता है, एड्रेनलिन हार्मोन आता है, किक इन करता है और आपका ब्लड प्रेशर तेज कर देता है और आपका जल्दी जल्दी फूड और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें, एनर्जी आपकी सेल्स में पहुंचाता है, जिससे आप अनएक्सपेक्टेडली या फिर अनप्रेसिडेंटेड वे में एक्ट करते हो, जितना कभी कभी करा नहीं पहले, इतनी तेज भागने लगोगे। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, हार्ट बीट तेज वगैरह, ब्रीथिंग तेज। कहाँ पे होता है आपका ये एड्रेनलिन ग्लैंड? आपका पेनक्रियास के पास होता है, ये रहा। अब ये भी याद रखना है कौन से ग्लैंड पेयर में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, बट आप एक ही वीडियो में तो नहीं डाल सकता ना, तो कौन से ग्लैंड्स आपके पेयर में हैं? तो एड्रेनलिन ग्लैंड आपका पेयर में पाया जाता है, तो याद पी डाल देता हूँ उसके आगे, ठीक है। थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। थायरॉक्सिन क्या करता है आपका, ये आपके मेटाबॉलिज्म में आपका ब्लड, बॉडी वाटर लेवल्स वगैरह, और आपका मेनली मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म में देख के आपका कंट्रोल करता है। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब ये थायरॉक्सिन रिलीज कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड क्या होती है, यहाँ पे हमारी पीछे की तरफ यहाँ होती है, तो ये रही थायराइड ग्लैंड आपकी, ठीक है सर। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से आप इतने लंबे तगड़े हो चुके हो और फोर्सेस में जाना चाहते हो, यही ग्रोथ हार्मोन है। वो रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो नाम से ही पता चल रहा है जीएच से हमारा ग्रोथ होती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है? ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रेट सर। आगे टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन है जो आपका, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन आपका फीमेल हार्मोन। अब टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है लड़कों में जो आपकी दाढ़ियाँ आ गई हैं, आवाज़ भारी हो गई है ना, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन से होता है। तो इन टेस्टीज कंट्रोल्स मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यहां पे आपका प्रेजेंट ये टेस्टीज। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन फीमेल्स में, ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन यहां पर, और सेम जो मेल में काम करता है मेल कैरेक्टर्स के लिए, वो फीमेल में काम करता है फीमेल कैरेक्टर्स के लिए। फिर आपका आता है हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी को आपका एक और चीज बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को आपका क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यही सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, यही सारी ग्लैंड को इंस्ट्रक्ट करती है कि यार रिलीज करो हार्मोन, कमी पड़ रही है या फिर ज़रूरत पड़ रही है। पिट्यूटरी तो मास्टर है, बट पिट्यूटरी का भी एक मास्टर है जो है प्रिंसिपल ग्लैंड, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाँ, इसका नाम प्रिंसिपल ग्लैंड नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि पिट्यूटरी को भी कौन इंस्ट्रक्ट करता है? हाइपोथैलेमस। सेम प्रिंसिपल का रोल है, जैसे प्रिंसिपल आपको डायरेक्टली हर चीज़ नहीं बोलती, पर रेगुलेट स्कूल को प्रिंसिपल ही करती है। आपको कौन आके बोलता है? आपकी क्लास टीचर या आपकी कोऑर्डिनेटर आके बोलते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है, बट उसको भी कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट करता है, पिट्यूटरी हर किसी को बताती है। तो ये आपके हार्मोन्स है, और कौन से पेयर में है ये देखेंगे हम। ये था टेस्टीज भी पेयर में होते हैं, टेस्टीज पेयर के अंदर होते हैं भाई। और कौन से हैं? थायराइड सिंगल है, पिट्यूटरी ये सब सिंगल है, तो ये ध्यान रखना है आपको पेयर में कौन से हैं। ओवरीज भी पेयर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया लगा ये। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग इज। अब इस सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? देखो, कभी भी हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हम मेजर करते हैं सिस्टोल और डायस्टोल में। अब ये सिस्टोल डायस्टोल क्या होते हैं, मैंने इसके लिए आगे नहीं रखी, चलो कोई नहीं, बहुत इतना पता है हमें। तो सिस्टोल डायस्टोल क्या होते हैं? पहली बात, ब्लड प्रेशर होता क्या है? वो प्रेशर जो आपकी आर्टरीज के अंदर, आपकी आर्टरीज में प्योर ब्लड दौड़ रहा है ना। आर्टरीज हमारी वेसल्स होती हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं, प्योर ब्लड को, तो वो किसी प्रेशर से दौड़ रहा होगा। तो जो आर्टरीज का प्रेशर हम मेजर करते हैं वही हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इन आर्टरीज, ये ध्यान रखना। अब ये सर ये ध्यान रखने में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आधे लोगों को आपको पता ही नहीं होगा। आप लोगों को पता होगा कि हाँ, ब्लड प्रेशर हमारी जो वेन्स, आर्टरीज वाला होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है सर। अब ब्लड प्रेशर मेजर किस यूनिट में करते हैं? mmHg। ये mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, है ना। मर्क्यूरी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये ध्यान रखने के लिए नहीं, बट यूनिट पता होनी चाहिए, वो आ सकता है आगे। अब ब्लड प्रेशर
मतलब होता क्या है सिस्टोल डायस्टोल? देखो, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट में भी वेंट्रिकल्स जो लोअर चेम्बर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब ब्लड प्रेशर तेज भागेगा। ऑब्वियसली अगर हमारा ये हार्ट है, अगर ऐसा कुछ हार्ट है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दूं मैं और ब्लड तेजी से निकलेगा तो फास्ट होगा तब प्रेशर। इस चीज को बोलते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर फास्ट होगा ऑब्वियसली। और जब हार्ट रिलैक्स करेगा, दिल ऐसे ही धड़कता है ना, धक 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 धक, तो ऐसे करेगा कॉन्ट्रैक्ट, उस पॉइंट को बोलते हैं सिस्टोल। और जब रिलैक्स करेगा तब बोलते हैं डायस्टोल। तो सिस्टोल में हमारा प्रेशर होता है 120, ये वाली यूनिट mmHg, और डायस्टोल में होता है 80। ये होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ध्यान रखना क्या होता है ब्लड प्रेशर आर्टरीज में, जो कैसे होता है, हार्ट बीटिंग से प्रेशर बनता है, तभी तो ब्लड पूरे में फैलता है। अगर प्रेशर नहीं होता तो ब्लड तो एक ही जगह डिपॉजिट रह जाता, पैरों तक कभी पहुंचता नहीं, या फिर उल्टे लेट जाते तो कभी आता नहीं सर तक। ठीक है सर। तो सिस्टोल और डायस्टोल आपने बता दिया। हार्ट तब कंट्रैक्ट तो सिस्टोल, रिलैक्स तो डायस्टोल। और कितना होता है 120/80। तो ये आंसर होगा। सिस्टोल क्या होगा हमारा 120। ठीक है। पीछे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया क्या हमने? हाँ, इसका विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। तो देखो आप कौन सा नहीं, गिब्रेलिन आपने देखा है, ऑक्सिन देखा आपने है, एब्सिसिक देखा है, थायरॉक्सिन नहीं है। थायरॉक्सिन क्या है? ह्यूमन हार्मोन। ठीक है सर, आगे बताओ। और आगे बताता हूँ भाई, बिल्कुल। लैक्टोज इज मेड ऑफ, लैक्टोज किससे बना है? लैक्टोज इज मेड ऑफ, अब देखो, लैक्टोज इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन नहीं, लैक्टोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी माय बैड, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइसैचुरेट्स, पॉलीसैचुरेट्स, है ना, मतलब सिंगल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर मल्टीपल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें से एक लैक्टोज भी है। तो देखते हैं किस किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहला है आपका, इसको मैं बड़ा कर दूं, क्या कर दूं, कर देता हूं। दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा। ठीक है, ग्रेट, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, वाह। तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्या क्या है, ये भी आता है यार। मोनोसैचुरेट्स। अब मोनोसैचुरेट्स मतलब सिर्फ एक ही टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, मतलब चेन ज्यादा लंबी नहीं है, एक ही फंक्शनल यूनिट है। उसके एग्जाम्पल क्या है? दो एग्जाम्पल है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज में क्या एग्जाम्पल है? हनी। ग्लूकोज हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सभी बोलते हैं, क्योंकि उसमें लंबी चेन नहीं होती, एक ही सिंगल यूनिट होता है ना। क्यों सिंपलेस्ट होता है? क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो देखो, पेपर एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको सारा ही पता होना चाहिए, बट ऐसे कुछ लिंक्स से भी अब क्वेश्चन आ जाएगी। मोनोसैचुरेट्स, मोनो क्लियर दिखा रहा है, सिंगल चेन, सिंगल, और आप थोड़ा सा भी लिंक कर पाओ कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तभी तो हम जब भी एनर्जी लो होती है ग्लूकोज पीते हैं, क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। चीनी सब ग्लूकोज है वो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब है, सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है। हनी हो गया, फ्रूट्स के अंदर होता है। ब्लड शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट्स में पाया जाता है, काफ़ी फ्रूट्स में। तो ये दोनों टाइप ऑफ मोनोसैचुरेट्स हैं। एक और है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज किस पार्ट? इट्स अ पार्ट ऑफ लैक्टोज ओनली, फाउंड इन मिल्क। पीछे आंसर में कुछ लग रहा है इससे? लग रहा है सर, देखते हैं। डायसैचुरेट्स। डायसैचुरेट्स मतलब टू यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या है? सक्रोज आपके गन्ने में पाया जाता है, ठीक है, शुगर केन, बीट रूट, इन सब में। किससे मिलके बना है सक्रोज? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। अब ये चीज तो यार थोड़ी ध्यान करनी पड़ेंगी, है ना। अब मैंने ना, ये आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मेट चैट जीपीटी जैसा है, तो कोई प्लीज भाई चैट जीपीटी जाके, शरीफ चैट जीपीटी से पढ़ा रहे, मैं भी भाई, हम लोग रिसर्च करते हैं चैट जीपीटी के साथ। ये टेबल मुझे मैनुअली ना बनानी पड़े, इसलिए बनाते हैं वहाँ से। वहाँ घंटों रिसर्च कर, घंटों से बात करते हैं, भाई ये रिवाइज कर, ये सही कर, वो सही कर।
तो प्लीज़ ये मैंने मेरी खुद की है, चैट जीपीटी की नहीं है एक तरह से, ठीक है। लैक्टोज भी किससे बना है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। किसमें पाया जाता है? पता होना चाहिए। तो देखो बेसिक से देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो सीधी स्ट्रेट अवे पता होनी चाहिए। जैसे शुगर केन में सक्रोज होता है, लैक्टोज में लैक्टोज इज अ पार्ट ऑफ लैक्टोज ओनली। बट ऐसा नहीं आपको पता ही होना चाहिए कि मैंगोज फ्रक्टोज का एक पार्ट है, मतलब मैंगोज के अंदर फ्रक्टोज मिलता है, ऐसे बिल्कुल ही नहीं। बट हाँ, एक सेंस होना चाहिए अच्छा खासा चीज़ों का, क्या यार फ्रूट्स के अंदर होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज ग्लूकोज फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, इतना अंदाजा होना चाहिए। कुछ चीज़ स्ट्रिक्टली पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, शुगर केन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता ही रहा हूँ, है ना। तो गो थ्रू करो टेबल्स को 2-3 बार, रट्टा मत लगाओ बहुत ज़्यादा, अपने आप पे इतना स्ट्रेस मत डालो, इतना टफ नहीं है एग्जाम। लैक्टोज में ये इन दोनों से मिलके बना है, फॉर एग्जाम्पल ये हैं। डायसैचुरेट्स का तीसरा पार्ट है माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज नहीं यार, इसको घटा दो, गलत आ गया। जर्मिनेटिंग ग्रेन्स लाइक बार्ले, ठीक है। शराब माल्टोज, आपने कभी सुना होगा कि विस्की कैसे बनती है, तो माल्टोज होना चाहिए उसमें अच्छा खासा। तो आपके बार्ले के अंदर माल्टोज होता है, इट इज अ टाइप ऑफ शुगर बोल सकते हो, या टाइप ऑफ कार्ब्स बोल सकते हो, तभी तो ग्लूकोज होता है इसके अंदर। तीसरी चीज आपकी आती है पॉलीसैचुरेट्स, ठीक है। मोनोसैचुरेट्स सिंगल यूनिट, डाइसैचुरेट्स 2 या 3 यूनिट, पॉलीसैचुरेट्स मल्टीपल यूनिट्स। अब पॉलीसैचुरेट्स के अंदर भी एक चीज होती है ओलिगोसैचुरेट्स। पॉलीसैचुरेट्स मतलब 2 से ज्यादा, मतलब 2 या 3 यूनिट। ओलिगोसैचुरेट्स 3 से भी बड़ी, 3 से 10 तक, है ना। तो पॉलीसैचुरेट्स और ओलिगोसैचुरेट्स को काफ़ी जगह पे आप देखोगे कि उनका नाम एक दूसरे के साथ मिक्स्ड यूज हो रहा है, कहीं पॉलीगोसैचुरेट्स आ रहा है, कहीं ओलिगोसैचुरेट्स आ रहा है। तो डिफरेंस ये है, पॉलीसैचुरेट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ चेन, और 3-4 तक पॉलीसैचुरेट्स, उससे ज़्यादा ओलिगोसैचुरेट्स बोल दिया जाता है। बट इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, पॉलीसैचुरेट्स और ओलिगोसैचुरेट्स का एक ही मतलब निकाल सकते हो। तो अब इनमें क्या काम है, देखो स्टोरेज लिखा है क्लियर। पॉलीगोसैचुरेट्स के अंदर स्टार्च और ग्लाइकोजन इसी का पार्ट है, इसी के अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं, स्टोरेज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। अब स्टार्च स्टोर होता है एज अ फूड इन प्लांट्स, और ग्लाइकोजन स्टोर होता है एज अ फूड इन एनिमल्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। स्टार्च होता है ये प्लांट्स के अंदर, और ये होता है एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन। तो यहाँ मिलता है, ध्यान रखना है। स्टोर्ड इन, देखो ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स, ये मिलता है प्लांट्स के अंदर, देखो इन सारे प्लांट्स में। सेलुलोज हमें सबको पता है कहाँ पे होता है, वो भी एक पार्ट ऑफ ग्लूकोज है, सेल वॉल में होता है, डाइटरी फाइबर सेलुलोज होता है। तो एक बात मैंने बताई थी कि क्यों हर्बीवोरस की इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है कार्निवोरस से, क्यों? क्योंकि हर्बीवोरस ज़्यादातर पेड़ पौधे खाते हैं जिसके अंदर सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए टाइम, इसीलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है कार्निवोरस के कंपैरेटिवली। और चिटिन भी आपको सेल वॉल में मिलता है, किसकी? फंगस वगैरह की सेल वॉल में मिलता है, देखो फंगस सेल वॉल, इंसेक्ट्स और इन सब में। तो ये टेबल्स इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, स्ट्रेट अवे। तो इसका आंसर क्या दोगे बताओ, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। ये टेबल मैंने आपको बता दिया कि लैक्टोज में क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड भाई बता ही देता हूँ, कल को बोलो देखो ये है इसका आंसर, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन भी है, गैलेक्टोज फाउंड इन मिल्क, ठीक है। तो ग्लूकोज भी होता है। तो और एक चीज और कि यार साइंस ना कुछ भी चीज डेफिनेट नहीं होती जो आप बुक्स में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो। तो कल को अब आप यहाँ मेरे से बोलो सर यहाँ तो गैलेक्टोज में ही लिखा हुआ है बस लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज ही है बस यहाँ पे लिखा हुआ है, बट भाई यहाँ पे गैलेक्टोज के साथ अगर ग्लूकोज है तो आप टिक कराओ ना, यही बेस्ट ऑप्शन है। तो याद रखो कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू हैव टू टिक दी बेस्ट ऑप्शन, जो आपको बेस्ट लग रहा है। सही तो आपको बहुत कम मिलेंगे कि डायरेक्ट यही लिखा था ये चेपा हुआ आ गया, ठीक है। तो इसको करना है। नेक्स्ट इज द एंजाइम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम्स विच कैटलाइज द सेम रिएक्शन
but have different amino acid composition are commonly referred as। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था आपके पैटर्न से, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मीडियम या फिर टफ में आ सकता है, क्योंकि ये आपकी 9-10 के एनसीईआरटी में नहीं है, हायर क्लासेस के अंदर है। ठीक है, अब देखो क्या होते हैं आपके, ये तो आपको आइसोटोप्स पता होगा, नहीं पता तो बता देंगे अभी, आइसोमर्स भी पता होगा। आइसो एंजाइम्स और को एंजाइम्स के बारे में थोड़ा नहीं पता आपको, तो देखते हैं आइसो एंजाइम्स को एंजाइम्स क्या होते हैं। मैंने थोड़ा आपके लिए कर रखा है। देखो को एंजाइम्स, देखो इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, सारे टिक तो रब कर दो। तो ऐसे एंजाइम्स जो एक रिएक्शन को कैटेलाइज करें बट उनके अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन अलग हो, मतलब ऐसे एंजाइम्स जो रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को दोनों ही कैटेलाइज कर पा रहे हैं। कैटेलाइज कैसे करना, मतलब दोनों को फास्ट कर पा रहे हैं, उस रिएक्शन को हेल्प कर रहे हैं, रिएक्शन को दोनों ही कर पा रहे हैं, बट दोनों की अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन अलग है। आपको ये तो पता होगा ना कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ों से थोड़ा बहुत बने हैं, अलग अलग अमीनो एसिड है। ऐसी चीज, ऐसे एंजाइम्स को बोलते हैं आइसो एंजाइम्स, कि भाई सेम रिएक्शन को कैटेलाइज तो कर पा रहे हैं बट दोनों का कॉम्पोजिशन अलग है, दोनों के अमीनो एसिड अलग है। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज है आपकी कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये भी अलग टर्म है सर थोड़ा। देखो कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक हेल्पर होते हैं। सबसे पहली बात ये क्या होते हैं, ये एक तरह से डायरेक्टली बहुत ज्यादा एंजाइम का काम नहीं करते, बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह हेल्पर होते हैं एक तरह से, है ना। और ऑर्गेनिक हेल्पर हो रहे हैं, मतलब ये ड्राइव होते हैं विटामिन से, तो ये पता होना चाहिए। कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक हेल्पर एंड ड्राइव फ्रॉम ऑर्गेनिक है तो विटामिन से ड्राइव होते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड एक और टर्म थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता एग्जाम्स में आ जाए। कोफैक्टर्स भी हेल्पर्स होते हैं, बट ये नॉन प्रोटीन हेल्पर्स हैं। ये ऑर्गेनिक प्रोटीन हेल्पर्स हैं, ये भी और ये भी, बट कोफैक्टर्स आर ऑल्सो हेल्पर्स बट दे आर नॉन प्रोटीन। ठीक है, और ये एंजाइम्स की तरह फंक्शन तो करते ही हैं, बट दे कैन बी आयंस। कोफैक्टर्स आयंस भी हो सकते हैं, मेटल आयंस, जैसे जिंक का आयन और मैग्नीज का आयन। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकता है कि क्या पता अगला क्वेश्चन ये आ जाए, कोफैक्टर्स कौन कौन से इसमें कैन एक्ट एज अ कोफैक्टर, तो जिंक और मैग्नीज एक्ट कर सकते हैं। मेटल आयन कोई भी हो कर सकता है, अगर कोई ऑप्शन में ये दोनों ना हो, कोई एक मेटल आयन हो तो उस पर टिक कर देना। तो ये भी एक हेल्पर है बट नॉन प्रोटीन हेल्पर है। ठीक है सर। आगे ना यार ये टर्म्स ना बहुत यूज होते हैं, देखो आइसो वाले बहुत यूज होते हैं एग्जाम्स में आपके, तो मैंने सोचा कुछ टर्म्स उठा के दिखा देता हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी आपकी। और हेल्प करने के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे, क्यों अपनी हेल्प नहीं करवाना चाहते, बस तुम, दुनिया तुम्हारी हेल्प करने बैठी है, हमारे जैसे अच्छे आदमी है ना। तो भाई आइसोटोप्स, सबसे पहले सबको पता आइसोटोप्स क्या होते हैं, नहीं पता तो एक बार रीड कर लेना। ये आइसोटोप्स पता होने चाहिए हाइड्रोजन के, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास होता है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इन्हें बोलते हैं। ट्रिटियम आपका रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन के बारे में एक और भी कुछ फैक्ट्स हैं, उनको बताना, हाइड्रोजन में क्या चीज़ होती है क्या नहीं, कमेंट में देख के बताओ, कमेंट में बताओ, थोड़ा बात करो, ठीक है। सेम एलिमेंट डिफरेंट नंबर ऑफ, ठीक है। आइसोबार्स, आइसोटोप्स का उल्टा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे कि ये कैल्शियम और आर्गन, पता होना चाहिए। आइसोटोप्स और कौन कौन से होते हैं ये भी बताना। क्लोरीन का होता है क्या, कैल्शियम का होता है क्या, किसका होता है मुझे नहीं पता, मुझे बताना। कार्बन के होते हैं क्या, बताओ भाई मुझे एक बार, आपकी एनसीईआरटी में क्या मेंशन है बताओ मुझे। आजकल तो भाई बहुत आसान है पता करना, तो बता दो कुछ। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो तीन चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो वो आइसोटोन्स होते हैं। वो कैसे पता चलेगा सर, हमें पता होना चाहिए किसी का मास क्या है, क्योंकि मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन प्रोटॉन कंपेयर करके न्यूट्रॉन बता देंगे। तो कुछ नहीं, बस आइसोटोन्स क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि एग्जांपल ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी दो पेयर दे देते हैं और बताते हैं इनमें से बताओ आइसोटोन्स कौन से हैं।
पेयर्स के अंदर आपको मास नंबर गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे कार्बन 14 है और नाइट्रोजन 15 है। अब मैंने बताया मास इज इक्वल टू क्या होता है, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, जो उसका एटॉमिक नंबर है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। नंबर ऑफ, इसका एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन कितना आ गया भाई आपका, 14 में से 6 या 8 आ गया, ठीक है, 8 न्यूट्रॉन कार्बन में। ऐसे निकालोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। नाइट्रोजन का मास नंबर दे रखा है 15, तो आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही तो क्या होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नाइट्रोजन का है 7 और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकल जाएगा इसमें से, कितना बच जाएगा 8। तो इसका भी 8 और इसका भी 8। तो जो पेयर का सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वही तो होते हैं आइसोटोन्स। वेरी गुड। आइसोमर्स, जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला हो कंपाउंड्स का बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, सेम केमिकल फॉर्मूला हो, वो आइसोमर्स होते हैं, है ना। जैसे कि ये इथेनॉल वर्सेस डाइमिथाइल ईथर, इनका भाई साहब सेम फैमिली के तो हैं पर बातचीत कम है, तो अलग अलग तरीके से रहते हैं, तो स्ट्रक्चर अलग है बस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जिसके। वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस चीज के हो सकते हैं, या तो जरूर आयन भी हो सकता है, नॉर्मल एटम भी हो सकता है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कोई फर्क नहीं है आयन है या एटम है। अब सर ये आयन क्या होता है, एटम क्या होता है, मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है, मैं आई बटन पे डाल दूंगा, केमिस्ट्री की और बायो की और साइंस की, CDS के लिए स्पेशल और अदर एग्जाम्स के लिए भी, तो उसमें देख लेना, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एटम्स नॉर्मल हमारे पता है, हमें हर चीज़ हमारी एटम से बनी है। जब एटम अपना पेट भरने के लिए, जिंदगी की ज़रूरतों के लिए इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, क्यों जीते हैं एटम्स, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने फाइनल शेल के अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो जब उस कंप्लीट जिंदगी की दौड़ में भागते हैं, या तो थोड़े इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, अगर 8 से ज़्यादा है तो, 8 से कम है तो लेने पड़ते हैं, तो वही लेन देन के चक्कर में वो आयन बन जाते हैं, उन पर प्लस माइनस साइन आ जाता है। किसी को दे देते हैं तो प्लस आ जाता है, ले लेते हैं तो माइनस। तो नॉर्मल एटम के भाई अभी जिंदगी की दौड़ बाकी है, वो उसका अभी एक्टिवेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नो साइन, जैसे बीच वाला है ना। और जो थोड़ा सा 40s में आ गया है, थोड़ा बहुत अर्निंग जिंदगी की दौड़ में आ गया है, उसने कुछ लेन देन करा है लाइफ में, उस पर साइन आ गया है, वो आपका आयन है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता एटम है या आयन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, बस उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो एंजाइम्स, एंजाइम दैट कैटलाइजेस सेम रिएक्शन बट डिफर इन स्ट्रक्चर, है ना। ऐसे एंजाइम्स, अभी पीछे यही तो बताया यार, क्या बता रहा हूँ दोबारा, ये आइसो एंजाइम ही तो है ना। सेम रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे बट डिफरेंट इन अमीनो एसिड स्ट्रक्चर, या डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन अमीनो एसिड। आइसोस्टर्स, अब ये थोड़े से इंटरेस्टिंग, ये भी नया टर्म है बट पता कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस विद सेम नंबर ऑफ एटम्स, बस इतना ध्यान रखना, या फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ो ये चीज, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उनके अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स है तो वो आइसोस्टर्स हो जाते हैं, बस इतना। जैसे कि नाइट्रोजन और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो इसी का एग्जांपल लेके बताता हूँ। नाइट्रोजन में कितने आपके एटम है, 2। इसके अंदर कितने एटम है, एक तो भाई कार्बन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है ना, इसमें भी 2 एटम। तो ये क्या है, आइसोस्टर्स। तो फर्क नहीं है, कोई मॉलिक्यूल है या फिर कोई नॉर्मल एलिमेंट या कंपाउंड है, उसके आयन है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई आयन है, या फिर कोई नॉर्मल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कंपाउंड है, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, तो वो आइसोस्टर्स कहलाते हैं। वेरी गुड। तो ये आपके लिए चार्ट था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और भी है। आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी प्रोसेस होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। फिजिक्स में हम ज़्यादा देखेंगे, फिजिक्स की भी क्लास में डाल रहा हूँ उसी सीरीज के अंदर,
बट ये पता होना चाहिए आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर पे कोई प्रोसेस हो। आइसोहॉरिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई भी चीज कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही हो। अब इस साइन का क्या मतलब है, देखो इज इक्वल टू जीरो, मतलब नेट चेंज जो टेम्परेचर में है वो जीरो है। ऐसे ही इसका मतलब है नेट चेंज ऑफ वॉल्यूम में है वो जीरो है, तो कांस्टेंट है इसका मतलब। आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोटोनिक आइसोटोनिक हमने बायो में वही हम सीरीज में मैंने बताया था अपने, उसे देखना। इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर हो जब तब आइसोटोनिक होता है। मतलब अगर मैंने कोई सेल है और उसके अंदर और बाहर, या फिर आप खड़े हो आपके अंदर और आपके बाहर इक्वल प्रेशर है ना, आपको बाहर से अंदर प्रेशर लग रहा है ना अंदर से बाहर, तो उसे आइसोटोनिक बोलेंगे। ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पीएच वैल्यू है, ये एक ऐसा पीएच वैल्यू है जहां पे मॉलिक्यूल्स कोई चार्ज कैरी नहीं करते, जो नेट चार्ज हो जाता है वो जीरो हो जाता है। मतलब एक ऐसा पीएच लेवल जहां पे देर इज नो चार्ज, नो नेट चार्ज इन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, ज्यादातर प्रोटीन। अब सर प्रोटीन में कैसा चार्ज, भाई हमने पढ़ा है ना कि जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं, बेसिस में OH नेगेटिव आयंस होते हैं, तो यही सी चार्ज की बात कर रहा है कि ऐसे पीएच लेवल पे जहाँ पे जो नेट चार्ज है प्रोटीन्स के ऊपर वो न्यूट्रल हो जाए, देयर इज नो चार्ज ज्यादातर। ओके सर, ठीक है, तो यही था, ये पूरी टेबल है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पायरुवेट मॉलिक्यूल। अब सर ये पायरुवेट क्या है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, इसको भी मैं इजी से मीडियम कैटेगरी के बीच में रखूंगा। इजी इसीलिए नहीं बिल्कुल, और मीडियम के बीच में रखूंगा, वैसे तो इजी होना चाहिए, पढ़े जो पढ़ रहे हैं बच्चे यार। तो पायरुवेट्स क्या होता है, देखो रेस्पिरेशन की कहानी है रेस्पिरेशन की। तो जब हम खाना खाते हैं, हमारा खाना अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाता है और हमें वहाँ से एनर्जी नहीं मिलती, वहाँ पे भी खाने का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है एक अलग चीज़ की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं ATP। तो उसी की कहानी है ये। तो क्या होता है, अरे बड़ा हो जा थोड़ा सा भाई, घबरा मत भाई, छोड़ते नहीं। ग्लूकोज, तो क्या होता है कि ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर है, ठीक है। अब सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचा तो तो ग्लूकोज के फॉर्मूला क्या होता है भाई, पता होना चाहिए, C6H12O6, बेसिक सी बात है। तो 6 कार्बन है, तो यहाँ पे जो कार्बन का ही तो पूछा है, देखो यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन एटम्स, तो ये सारे कार्बन एटम्स पता होना चाहिए हर स्टेज पे कितने हो रहे हैं। तो ग्लूकोज में 6 होते हैं। तो जब सेल के साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म कहाँ, ये न्यूक्लियस और ये सारा एरिया साइटोप्लाज्म, खाना यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे ग्लूकोज से टूट गया, ग्लूकोज जितने 6 कार्बन थे 6 से 3 कार्बन में टूट गया, और उस फॉर्म को ग्लूकोज की बोलते हैं पायरुवेट। क्या मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ ग्लूकोज और पायरुवेट में बदल गया। पायरुवेट क्या है, जिसके अंदर ग्लूकोज 6 की जगह 3 कार्बन हाफ नंबर ऑफ कार्बन में हो गए और थोड़ी सी एनर्जी भी निकली, थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ ना, हल्की सी एनर्जी निकली और 6 से 3 कार्बन में हो गए। वेरी गुड, इसी को पायरुवेट बोलते हैं। तो आपका आंसर तो यहीं से आ गया कि सर 3 होते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से इस खाने को से एनर्जी निकाली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में बिना ऑक्सीजन के ये काम होता है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं एनारोबिक। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर आपके खाने से ग्लूकोज लिया जा रहा है, ये ज़्यादातर होता है यीस्ट में। इसमें क्या होगा कि खाना पचने के बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में बदल जाएगा, जैसे 6 से 3 हुआ, 3 से 2, और क्या बनेगा, इथेनॉल, आपकी प्यारी नहीं खराब शराब, इथेनॉल की फॉर्म में ही होता है, इथेनॉल ही होता है आपके ड्रिंक्स में, आपकी विस्की वगैरह में, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और आपकी एनर्जी मिलेगी।
एनर्जी के लिए तो ये सारा खेल हो रहा है भाई, खाने से एनर्जी निकालने के लिए ही तो हो रहा है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। और क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यीस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। छोले भटूरे खाते हो तो मम्मी क्या करती हैं हम सब की कि इनो डाल देती हैं या फिर कुछ और करके वो जो डो होता है मैदा का उसको फ्लफी बन जाता है। वो उसमें क्या हो रहा है? यीस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और यीस्ट अपना खाना बना रहा है, और उसी खाना बनाने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई जिससे आपका डो फ्लफी हो गया। तो कहीं गैस बन रही हो, कुछ खाने में फ्लफीनेस आ रही हो, सब कार्बन डाइऑक्साइड है। वो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि कोक वगैरह में वो गैस कार्बन वो कहाँ से आती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा तरीका क्या है? ह्यूमंस में कैसा होता है, एनिमल्स में कैसा होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन में, इसी खाने का पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी देगा, तब भी आपका पेट भी तो फूल जाता है। मजाक कर रहा हूँ, खाना खा के है ना गैस बन जाती है, मजाक कर रहा हूँ, वो नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ नहीं सेल्स में बनती है वो तो। और एनर्जी के लिए ही तो ये सब हो रहा है। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे लेस एनर्जी बनेगी, यहाँ पे मोर एनर्जी मिलेगी, है ना। एनिमल्स में हो रहा है क्योंकि कार्बन प्रॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है एरोबिक में, इसको बोलते हैं एरोबिक। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक, नॉन प्रेजेंस में एनारोबिक। एक चीज रुकना यार, चलो छोड़ो। लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब तीसरा केस आता है एनिमल्स में ही, कभी कभी क्या होता है आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, आप इतनी तेज ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे जितनी तेज आप एनर्जी को यूज कर दे रहे हो, तो उससे क्या होता है बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही, तो बॉडी कभी कभी बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी एनर्जी बना देती है थोड़ी बहुत, बट इट कम्स विद अ कॉस्ट, पेन। तो उस दौरान बॉडी क्या करती है? 3 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बनाती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है जो आपको क्रैम्प्स देते हैं। एथलीट्स को क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एथलीट्स को क्रैम्प्स कैसे मिलते हैं? लैक्टिक एसिड से, और एनर्जी तो देना ही है, उसी के लिए हो रहा है। तो इस केस में जहाँ पे ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हमारे मसल सेल्स में होता है ये, तो उस केस में 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनते हैं, इसमें 2, पायरुवेट्स में भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स ध्यान रखने हैं, तीनों सिनेरियो याद रखने हैं। लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म ईस्ट में, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब एक्सरसाइज कर रहे हैं हैवी, और नॉर्मल केस एनारोबिक एरोबिक। ठीक है सर, आगे दिखाओ सर, आगे दिखाता हूँ। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट? अब यार ये बहुत फेमस क्वेश्चन है माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट का, तो देख लेते हैं। इसके लिए भी हमने आपके लिए कुछ प्रिपेयर करा हुआ है। ये देखो भाई, वाह सर वाह, आप तो बहुत अच्छे हो, चैट जीपीटी से करते हो भाई। ये चैट जीपीटी से इसलिए कर रखा है ताकि मेरे को चार्ट चूट ना बनाने पड़े, मेरे पे इतना टाइम और ये सब नहीं है कि मैं ना, मेरे पास कोई टीम है कि मैं चार्ट्स बनवाऊँ, एडिट करवाऊँ, है ना। जल्दी से मैं इनपुट खुद देता हूँ हमेशा कि इस बेसिस पे ऐसे लिखा आ जाता है अच्छा सा, और वो बना के मेरे को दे देता है। तो आप प्लीज़ ट्राई मत करना कि चैट जीपीटी से पढ़ने लगो, वो बहुत अलग बहुत उधर उधर की चीज़ें बताता है। ये तो मैंने प्रिसाइसली खुद बनवाया मेहनत करके। तो पहला तो ये है कि भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट, तो क्या क्या होते हैं देखते हैं। जो कम क्वांटिटी में चाहिए प्लांट को, बॉडी में भी होते हैं हमारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो प्लांट में भी होते हैं, प्लांट का ज़्यादा पूछता है, वो देखते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बोरॉन, ये इसको छोड़ो, ठीक है। क्लोरीन, निकल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये किस चीज़ में काम करते हैं और इनकी एब्सेंस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखना ज़रूरी है। आयरन किस में काम करता है, इंपॉर्टेंट है, देखो क्लोरोफिल। मैग्नीज आपका वाटर स्प्लिटिंग इन फोटोसिंथेसिस, जिंक भी, कॉपर भी, बोरॉन, क्लोरीन, ये ध्यान रखने ज़रूरी है। कैसे ध्यान रखोगे? रीड करो। और एक तरीका मैंने हमेशा बताया है, जो चीज़ याद नहीं हो रही उसका भाई एंड डे है, 1 महीना रह रहा है आपके एग्जाम में, बस उसके पॉइंट्स या उसके नोट्स बना के छोटे छोटे जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ चिपका लो, और डेली बस गो थ्रू करो, है ना। पेपर इतना टफ नहीं आता कि आपको बिल्कुल ही हार्शली टिक करने को दे जाएगा, इनमें से बताओ। हिंट देते हैं, इजी आता है पेपर, तो रीड करो, गो थ्रू करो बस।
मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है ना। मैक्रोन्यूट्रिएंट, अब देखो इंपॉर्टेंट ये पूछ लेता है इनमें से माइक्रो मैक्रो कौन से है, कौन से न्यूट्रिएंट से कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो माइक्रो मैक्रो में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। अब यार आप पढ़ाई करते हो तो आपको एक चीज पता होगी कि NPK इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सॉइल, नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस, है ना। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम होता है NPK, ये हमारी सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम तो है ही इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन हर ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में भी ऑर्गेनिज्म में भी प्रोटीन से रिलेटेड होता है, प्रमोट प्रोटीन फॉर्मेशन। ये देखो फॉस्फोरस एनर्जी ATP। अब देखो पीछे, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, आपकी एक चीज बताना भूल गया मैं, कि क्या बताना भूल गया, हाँ जो एनर्जी बॉडी यूज करती है वो किस फॉर्म में यूज करती है, ATP। इन सबसे मिलके ये सबसे जो एनर्जी निकली है ना, इन सब रेस्पिरेशन से, ये रेस्पिरेशन है, ये क्या हो रही है, रेस्पायरेशन, ये रेस्पायरेशन है। रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब फूड की ऑक्सीडेशन होती है इसमें। डाइजेशन के बाद जो फूड होता है उससे जैसे इसमें ऑक्सीजन मिल रही है और एनर्जी निकल रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन से एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी से बनता है ATP, और यही होती है एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। इसको बॉडी यूज करती है एनर्जी, ना कि आपके खाने को, आपके छोले चावल को बॉडी यूज नहीं करती। इतना सा प्रोसेस होता है, ATP बनता है, उसको बॉडी यूज करती है। अभी एनर्जी निकली, ये एनर्जी कहां जाके लगती है, ADP में। एनर्जी यूज करेगा ADP और इस ADP से बनेगा ATP, याद रखना। इस एनर्जी ADP में एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, एनर्जी से एक और अटैच कर देते हैं ट्राइफॉस्फेट, और ज्यादा एनर्जी बन जाती है, उसको बॉडी यूज करती है। अब इसका एक आंसर बता दिया था मैंने, गुड, ठीक है। तो कैल्शियम किसके लिए, मैग्नीशियम और सल्फर। तो पता होना चाहिए मैक्रो कौन से और माइक्रो। देखो मैक्रो में 3 तो क्लियर है। अरे यार ये मेरे फेस पे आ रहा है क्या, आ रहा है, कोई नहीं। 3 तो क्लियर है आपके, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ध्यान रखो। मैग्नीशियम का बड़ा भाई M फैमिली का बड़ा भाई तो मैक्रो है, छोटा भाई मैग्नीज Mn माइक्रो है, ये भी हो गया। चलो कैल्शियम तो है इंपॉर्टेंट यार, हमारी बोन में होता है, कैल्शियम क्यों नहीं होगा इंपॉर्टेंट भाई। हड्डी नहीं चाहिए आपको, हड्डी तोड़वानी है क्या, वो नहीं, टीचर बोलते थे भाई पहले हम छोटे होते थे हड्डी तोड़ते थे, तुम्हारे हार्ड, हमारे बोलते तुम्हारे हार्ड बहुत हार्ड कुटाई मांग रहे हैं, है ना, ऐसी पढ़ाई होती थी। सल्फर तो ये तो आसान है। मैक्रो कौन से होते हैं, बचे हुए माइक्रो। अब माइक्रो में भी कुछ हैरान कर देने से आयरन इंपॉर्टेंट होता है, बट माइक्रो में है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ऐसे यार कर लेना, मतलब ठीक है सर, आपने तो बता दिया हमें। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, दी एंड। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। डेली मेरी कोशिश रहेगी कि हम डेली बेसिस पे एक PYQ क्लास लाएं। और ना मेरी एक सीरीज और चल रही है यार आपकी उस पे रील्स पे, डेली CDS टिप्स। मैं डेली टिप्स दूंगा आपके स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, जो मेरे इतने सारे एग्जाम्स के थ्रू मैं गया हूँ और वहाँ से मैंने सीखा है। तो क्या पता आपको कुछ सीखने को ही मिल जाए। तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो, डेली टिप्स आपके गो थ्रू करते रहेंगे। और साथ बाय साथ मैं लेक्चर्स भी डालने की पूरी कोशिश करता रहूँगा, बट मेन प्रायोरिटी अभी PYQ सीरीज होगी।